हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके मैथ्स के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। आज हम लोग करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैं क्वेश्चन बताता हूं वही एग्जाम के अंदर आ सकता है। आप इन स्टूडेंट्स का फीडबैक देखो भाई, जो मैंने क्वेश्चन बताए थे, जो लास्ट मिनट रिविजन हमारा होता है उसमें आप देखना कि मैक्सिमम जो भी मैं आपको बताता हूं उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो एक वीडियो से, और ज्यादा बड़ी भी नहीं रखता, 30 से 45 मिनट्स की वीडियो होती है। अगर आप वो पूरा देख लेते हो तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने वाले हो। और अगर आपको मैथ में लग रहा है कि भैया यार मैं थोड़ा वीक हूं, मुझे कम समझ में आती है, तो इससे जस्ट पहले मैंने मैथ्स की फुल सिलेबस की एक वीडियो अपलोड करी है, वो जाकर के देख लेना। उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स, आपके सारे फॉर्मूलाज और सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो के अंदर मैंने रिवाइज करवा दिया। कोई 3-4 घंटे लंबी वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास में 50 मिनट्स का टाइम है। अगर आप 1.5x पे देखोगे तो आप उसे आराम से 30 से 35 मिनट्स में कंप्लीट कर लोगे। लेकिन बस शर्त यह है कि आपको उसे पूरा देखना होगा और आपको मैथ्स में बेहतरीन कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के केस बेस्ड क्वेश्चन। उसी के साथ में जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो अब देखो, ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या होगा कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो एक ऐसा फिगर गिवन होगा और उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ होगा। अब इस पैराग्राफ को पढ़ो। इस पैराग्राफ के अंदर दिया गया है, ध्यान से देखना कि इसके अंदर कहा गया है कि द फिगर गिवन अलोंग साइड शोज द पाथ ऑफ अ डाइवर व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड, क्लियरली इट्स अ पैराबोला। अब जैसे आप इसको देखोगे, स्टार्टिंग का ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ा, इसके अंदर देखा कि भैया ये तो पैराबोला है। अब हम करेंगे कैसे सॉल्व? अब देखो, यही तो एग्जामिनर आपके साथ में एग्जाम में खेल करता है। वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड देगा जिसको सुनकर के अब आप है ना थोड़े डर जाओ और फिर उसके बाद में आप गलती कर दो। लेकिन आपको एग्जामिनर के अकॉर्डिंग नहीं चलना, आपको आगे का क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड, जो कि 48 फीट है। कितना है? वो है 48 फीट उसकी हाइट है अबव द वाटर लेवल, एंड शी टुक अ डाइव इनटू द पूल। के मतलब ये यहां पर ये जो हाइट दी हुई है ना, ये कितनी है? ये है आपके पास में 48 मीटर, और ये 48 मीटर से क्या कर रही है? छलांग लगा रही है पानी के अंदर। अब इसके बाद में कहा गया है कि हर फीट इन द हाइट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम टी, और यहां पर ये जो हाइट है उसकी यहां पे रिप्रेजेंट करी जा रही है एच टी से, और ये जो टी है यहां पर वो बता रहा है कि टाइम। और फिर इसके बाद में आता है कि टाइम सेकंड्स में, और आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है। तो अब जब आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि भैया ये तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से है, हम तो पैराबोला का नाम सुनते ही डर गए, तो इसलिए डरना नहीं है। अब बेसिक क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को समझ के, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं कहा गया। इसके अंदर कहा गया है कि जो हमारी एनी है वो क्या, एक हाइट के ऊपर है और वो हाइट के ऊपर से जंप कर रही है। तो ये जो पाथ होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज में कि वो ऐसे जंप करता है, तो उनका जो पाथ होता है वो होता है पैराबोला। तो वही यहां पर पैराबोला का नाम है, सिर्फ और सिर्फ उस फिगर का नाम है। लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो ये है, ये इक्वेशन आपको गिवन है। इस इक्वेशन को एक बार बता देता हूं, ये है -16t² और +8t और प्लस ऑफ हो गया k, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। हमारी ये जो h ऑफ t है -16t² प्लस ऑफ यहां पर 8t और प्लस ऑफ k, ठीक है। तो इसके अंदर पूछा गया कि आपके k की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो, स्टार्टिंग के अंदर हमें पता है कि जब वो डाइविंग बोर्ड के ऊपर थी, मतलब इनिशियली क्या होता है? इनिशियली का मतलब होता है t = 0, मतलब कि वो उस टाइम के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, वो उसी के ऊपर खड़ी है। तो हमें हाइट गिवन है, हाइट कितनी है? वो है 48 मीटर। तो हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, हम इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग ये करने वाले हैं कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर t की वैल्यू को क्या करेंगे? 0 पुट कर देंगे। और हमें यहां पर दिया हुआ है कि h ऑफ 0 मतलब कि जब इनिशियली वो खड़ी थी डाइविंग बोर्ड के ऊपर, उसकी हाइट थी 48 मीटर। तो यही हम लोग करेंगे, h ऑफ 0 जो कि है इज इक्वल टू -16 इंटू 0 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ 8 इंटू 0, और यहां पर आ जाएगा प्लस ऑफ k। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 48, और ये यहां पर 0 से 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो k की वैल्यू यहां से आ जाएगी 48, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। समझे? इसके अंदर कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपको सिंपल सा थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि जब वो डाइव नहीं कर रही थी, मतलब कि इनिशियली वो रेस्ट के ऊपर थी, तो कितनी हाइट के ऊपर थी? वो उसके ऊपर खड़ी होकर ना डाइविंग बोर्ड के ऊपर, मतलब कि उसने जंप करना स्टार्ट नहीं करा,
तो इसीलिए क्या हो गया, t इक्वल टू 0 हमने यहाँ पर एक कंडीशन ली है, ठीक है, समझ गए। और फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एट व्हाट टाइम शी टचेस द वाटर इन द पूल, कि वो पूल के अंदर जो वाटर है उसको कब टच करेगी। तो हमारी जो इक्वेशन है h ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16t स्क्वायर और यहां पर प्लस ऑफ 8t और k की वैल्यू हमने निकाली वो हो गई 48। अब इसके अंदर ये कह रही है कि ये बताओ t की वैल्यू कि जब वो पूल को टच करेगी। तो अब देखो यहां पर हमें हाइट दिया हुआ है, कितना हाइट दिया हुआ है, हाइट जो है वो है 48 मीटर की। भैया वो 48 मीटर की ऊंचाई के ऊपर बैठी है। अब जब वो नीचे आएगी तो क्या होगी, यहां पर हाइट कितनी हो जाएगी, जब वो पुल को टच करेगी तो ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है पुल का पानी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइट की जो वैल्यू है इस टाइम पर h ऑफ t जो है इसको हम लोग 0 इक्वेट करेंगे और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते। तो सॉल्व करते भैया, सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 16t स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा प्लस ऑफ 8t और प्लस ऑफ 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब माइनस को बाहर लेते हैं, तो माइनस को बाहर लेंगे और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को भी बाहर ले लेते हैं और इसमें से जो कॉमन टर्म आ रही है 8 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस ऑफ 8 को हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस ऑफ t और 48 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। और फिर इसके बाद में इक्वेशन आ जाएगी 2t स्क्वायर माइनस ऑफ t माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे को सभी से आंसर चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखो इसके अंदर मैं आप लोग को आंसर बता देता हूं कि आपके पास में t की दो वैल्यूज आएंगी। यहां से एक तो आएगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और एक आएगा t इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2। और टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता तो इस वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे और 2 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। किसने सही आंसर दिया है, जिसने नहीं सॉल्व किया ना अगले वाला सॉल्व कर रहा है, ठीक है। देखो ऐसे आलसी मत बनो, अगर ऐसे आलसी रहोगे कैलकुलेशन नहीं करोगे तो एग्जाम के अंदर सिली मिस्टेक हो सकती है। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आप सभी इसको गलत करने वाले हो। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि गलत करोगे तो अगर विश्वास नहीं हो रहा करके देख लेना। देखो इसके अंदर कहा गया है कि रीताज हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल जो कि है हमारा pt और इसकी जीरो गिवन है -1, 2 इसके जीरोस गिवन है। और इसमें कहा गया है कि pt को हम कैसे निकालें। जल्दी से इसका सॉल्व कर दो यार, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, कर सकते हो ना। वो वाली इक्वेशन लगा देना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इंटू सम और प्लस ऑफ प्रोडक्ट लगा देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू 0 करके निकाल दें तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा एकदम से बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर है, लेकिन ये गलत है। अब ये गलत क्यों है भैया, ये इसलिए है क्योंकि यहां पर ध्यान से देखो, जब आप इसके अंदर t इक्वल टू 0 पुट करोगे, p ऑफ 0 मतलब कि इनिशियली उसकी हाइट कितनी आएगी, वो आएगी -2 जो कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है भैया, जो कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो क्या हो गया, ये तो गलती होगी ना। तो इसीलिए एग्जामिनर आपके साथ में एग्जाम में ऐसा खेल खेलेगा। तो इसीलिए ज्यादा आसान क्वेश्चन देख करके भावुक मत होना, उसको चेक करना जरूरी है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इसीलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको क्लियर करो, ये वाला कंसेप्ट यहां पर नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा वो वाला बेसिक कंसेप्ट जो कि आपने पढ़ा था। अब बेसिक कंसेप्ट क्या पढ़ा था भैया, बेसिक कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है pt, ठीक है, और उसके रूट्स है तो हम लोग क्या करते हैं उसको t माइनस मतलब कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करते हैं, इंटू मल्टीप्लाई कर देते तो वो पॉलिनोमियल आ जाता। तो वही हमने यहां पर किया, ये हमने किया है क्योंकि -1 एक इसका रूट है और एक 2 इसका रूट है, तो t+1 इंटू t-1 और इनके साथ में कोई ये कांस्टेंट हम लोग बोल देते हैं कि k रहने वाला है, ठीक है। k क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। अब इसके बाद में आपको t की वैल्यू को 0 पुट करना है और आपके पास में p ऑफ 0 जो रहेगा वो रहेगा 48 मीटर, क्योंकि जो डाइविंग जो हाइट है वो है कितनी, 48 मीटर। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 48 इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा k इंटू 0 और प्लस में आ जाएगा 1 और यहां पर आ जाएगा 0 -2 और यहां से आपके पास में k की जो वैल्यू आएगी वो आने वाली है आपके पास में 0 -2 और यहां पर आ जाएगा -24 उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। -24
24 उसकी वैल्यू आ गई, और जो आप इसके अंदर वैल्यू रख देंगे पीटी के अंदर, पीटी इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा हमारे पास में -24 इंटू आपके पास में t + 1 इंटू t - 2। ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसीलिए ये मैंने कहा था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है, वो है r ऑफ t इज इक्वल टू है -12t², और यहां पर आ जाएगा प्लस ऑफ k इंटू माइनस, मतलब कि k -3 और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, k -3 इंटू t, और फिर इसके बाद में प्लस ऑफ 40 है। ठीक है, अब इसके अंदर कहा गया है कि यहां पे जो इसके रूट है, मतलब कि अल्फा और जो बीटा इसके रूट है ना, वो कैसे हैं, नेगेटिव ऑफ ईच अदर है। कि अगर एक रूट है अल्फा तो बीटा क्या है, वो है इसका माइनस ऑफ अल्फा। तो यहां पर क्या लगाएंगे भैया, यहां पर सिंपल सा वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि जो सम होता है, सम ऑफ जीरोस, वो क्या होता है, वो होता है माइनस ऑफ बी बाय ए। ठीक है, तो सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस ऑफ यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी। बी की वैल्यू क्या है, वो है k/3, तो माइनस ऑफ यहां पर आ जाएगा k/3 डिवाइड बाय में a की वैल्यू कितना है, वो है -12। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो हमारे पास में k की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ ट्रिकी आ जाते हैं, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो ट्रिकी नहीं आएगा, सिंपल ही क्वेश्चन आएगा, और पेपर बहुत ही ज्यादा सिंपल आता है। तुम चिंता ना करो, जो तुमने पढ़ा है वही आएगा। और फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन के अंदर देखो, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट है। इसके अंदर कहा गया है कि पुशअप्स आर द फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग द स्ट्रेंथ। कि भैया पुशअप्स निकाला करो तुम भी, अगर तुम्हें तुम्हारी बॉडी बनानी है तो पुशअप्स निकाला करो। एंड दीज आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल द स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग द एथलेटिक्स। व्हाइल इन द पुशअप्स प्राइमरी टारगेट द मसल्स ऑफ द चेस्ट, आर्म्स, शोल्डर्स एंड सपोर्ट द रिक्वायर्ड फ्रॉम द अदर मसल्स हेल्पिंग ट्यूनिंग अप द होल बॉडी। तो भैया सिंपल सा आपको पुशअप्स के बारे में बता दिया गया। ये जो पैरा है, ये केस स्टडी है, ये आपको पुशअप्स के बारे में बता रही है कि आपको किस तरीके से पुशअप्स निकालनी चाहिए। ऐसे पुशअप्स निकाल, इससे हमें मतलब नहीं। क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन आएगा यहां से। ये है इसका मेन पार्ट। इसके अंदर हमसे क्या कहा गया वो ध्यान से देखो। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो हमारा नीतीश है, नीतीश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज, कि वो पुशअप चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड ही कैन करंटली मेक द 3000 पुशअप्स इन आवर। भैया 1 घंटे के अंदर कितनी निकाल सकता है, हम इस डेटा को लिखते हुए चलते हैं कि 1 घंटे में वो कितनी पुशअप्स निकाल लेता है। करंटली में 3000 पुशअप्स 1 घंटे में। ऐसा तो यार ये कोई सच्चाई डेटा दे देते तो झूठ है, 3000 पुशअप्स। एंड बट ही वांट्स टू अचीव द टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स इन 1 आवर। वो चाहता है कि यार मैं ना 3000 नो स्टॉप पुशअप्स निकाल लूं 1 घंटे के अंदर। तो उसका टारगेट क्या है, उसका टारगेट हम लोग लिख देते हैं कि उसका टारगेट जो है वो है हमारे पास में 1 घंटे के अंदर कितना निकालना है उसको, 3900 उसको पुशअप्स निकाल। ठीक है, और फिर इसके बाद में आगे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एंड ही प्रैक्टिस रेगुलरली, और प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहा है। एंड विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक द 5 मोर पुशअप्स। और जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता है, जैसे कि अगर आज उसने 3000 निकाले तो अगले दिन वो 3005 निकालेगा, उसके अगले दिन 3010 निकालेगा इन 1 आवर एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे। एंड इफ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स द 3000 पुशअप्स एंड कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस टिल हिज टारगेट इज अचीव्ड। कि भैया स्टार्टिंग पहले दिन तो 3000 निकालता है और जब तक करता है जब तक कि वो उस टारगेट को अचीव करता है। एंड कीप द अबव सिचुएशन इन माइंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और आपको आंसर करना है इन सिचुएशन का। तो अब देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि जो हमारा क्या है, उसका नाम भूल गए यार, जो भी है, जो फर्स्ट डे में कितनी पुशअप्स निकाल रहा है, फर्स्ट डे के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स निकाल रहा है वो निकाल रहा है 3000, और उसके अंदर +5 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड डे की पुशअप्स आ जाएंगे। तो सेकंड डे वो कितनी निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं 3005, और फिर थर्ड डे में +5 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3010। तो यहां पर ध्यान से देखो कि कंटिन्यू एक चीज ऐड हो रही है। कंटिन्यू अगर एक नंबर ऐड होता है तो इस सीरीज को हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज। तो यहां पे जो अर्थमेटिक सीरीज फॉर्म होगी वो कैसी फॉर्म होगी, अर्थमेटिक सीरीज को हम लोग जो हमारी एपी बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, वो क्या फॉर्म होगी, वो स्टार्टिंग में हो जाएगी 3000,
फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट होगा वो होगा 3005, और फिर वो थर्ड दिन कितनी निकालेगा, वो निकालेगा 3010, और फिर उसके अगले दिन निकालेगा 3015, और ऐसे ही निकालता रहेगा जब तक कि वो 3900 पुशअप्स नहीं निकालता है। तो देखो अब इसके अंदर जो सबसे पहली जो टर्म है वो होती है हमारी फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी, वो आ जाएगी 3000, और फिर इसके बाद में डी की जो वैल्यू है हर एक दिन 5 बढ़ा रहे हैं, तो डी की वैल्यू आ गई 5, और जो लास्ट टर्म है जो कि हमें गिवन है वो है एल, जो कि है 3900, ये है इसकी लास्ट। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फॉर्म एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ द पुशअप्स पर डे, हेंस द फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड, कि जब तक उसका गोल कंप्लीट होगा कितने उसको मिनिमम दिन चाहिए। तो भैया सिंपल से आपसे यहां पर एन की वैल्यू पूछिए, आपको लास्ट टर्म दे दिया, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाओ, लास्ट टर्म का यहां पर फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ एन माइनस 1 इंटू डी, और ये सारी की सारी खीर आपके सामने पड़ी है। तो हम लोग इसको कहेंगे कि भैया 3900 इज इक्वल टू 3000, और यहां पर आ जाएगा प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में 181 वैल्यू आएगी। यार अब इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, सॉल्व खुद से करना, कैलकुलेशन करना खुद से। अब यहां पर n इज इक्वल टू 181 है, तो क्या 181 इसका आंसर होगा? नहीं, इसके अंदर पूछा गया कि मिनिमम डेज ऑफ प्रैक्टिस की, उसको कितने मिनिमम डेज चाहिए कि वो उसको कर ले। तो पहले दिन तो वो 3000 कर ही पा रहे हैं ना, तो इसीलिए हम ला रहे हैं जो आंसर होगा इसके अंदर से 1 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर उसको कितने दिन के रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस और करने की, वो है 180 दिन की, क्योंकि पहले दिन तो वो 3000 कर रहा है, तो वो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 180, इसका आंसर होगा, n-1 इसका आंसर होगा। अब इसके बाद में आता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स सी परफॉर्म्ड बाय द नितेश अब द डे हिज गोल इज अचीव्ड, कि भैया वो बताओ कि उसने कितने पुशअप्स निकाल लिए अभी तक जब तक उसका गोल अचीव हुआ। तो पहले दिन वो 3000 निकाल रहा है, और लास्ट वाले दिन कितनी निकाल रहे, वो निकाल रहे 3900। तो आपको इनको ऐड करते जाना है। तो सिंपल से क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप सम ऑफ एपी करो। तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2, और इनटू यहां पर होता है 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, और वो वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो। अरे नहीं यार, स्मार्ट बनो, गधा नहीं, थोड़े स्मार्ट वर्क करो। ये इसको आप क्या लिख सकते हो, एक को अलग कर दो, एक को इसके साथ में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा l, और यहां पर एक बच जाएगा a, तो ये हम लोग लिख देंगे a प्लस r, और l की वैल्यू हमें गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, सिंपल सा वैल्यू पुट करो। n की वैल्यू अभी भी निकाली थी 180 डिवाइडेड बाय में 2, और a की वैल्यू है 3000, और फिर इसके साथ में इसकी वैल्यू है 3900। ठीक है, ये हो गया, और इसको जल्दी से इसको सॉल्व करो और इसका आंसर निकालो। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, वो होगा 624450 पुशअप्स उसने निकाली हैं। 6,24,450 उसने 180 दिनों में पुशअप्स निकाली। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। देखो ये जो अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के अगर ट्रिग्नोमेट्री से आपके पास में केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। और देखो सबसे ज्यादा संभावना किस चैप्टर से आने की होती है मैं आपको बता देता हूं। एक तो हो सकता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आ जाए, दूसरा एपी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उससे सबसे ज्यादा केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके अलावा जो स्टैटिस्टिक्स हो गया वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 4-5 चैप्टर है इनको ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर कहा गया है कि ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ द ट्रायंगुलर फॉर्म्स द बेसिक ऑफ अ नेविगेशन वेदर इट इज लैंड और सी और एयर, के भैया जो ट्रिग्नोमेट्री उसके हेल्प से आप है ना आसानी से नेविगेट कर सकते हो, फिर चाहे आप सी में हो, लैंड पे हो, कहीं पे भी हो आप आसानी से नेविगेट कर सकते हो। एंड जीपीएस अ रेडियो नेविगेशन सिस्टम हेल्प्स टू लोकेट आवर पोजीशन ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट। भैया ये इंफॉर्मेशन सिंपल से दी हुई है कि जीपीएस की हेल्प से आप सैटेलाइट के थ्रू है ना नेविगेट कर सकते हो धरती के ऊपर। ये तो कॉमन सेंस वाली है, ये कोई काम नहीं होता इस ऊपर वाली का, इसका तो कोई काम भी नहीं है, इससे इसका कोई काम ही नहीं है। काम तो सेकंड वाले पैराग्राफ को होता है, अगर टाइम बचाना है तो इसको पढ़ना मत, सीधा सेकंड के ऊपर जंप कर
कर जाना। इसके अंदर कहा गया है कि अ गार्ड इज स्टेशन एट द टॉप ऑफ द 240 मीटर की जो हाइट है हमारे की वो कितनी दी हुई, वो दी हुई 240 मीटर दिया हुआ है। एंड फिर इसके बाद में ऑब्जर्व एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट, और वो देखता है कि यार ऊपर बैठा हुआ है गार्ड और वो देखता है कि यार एक अनआइडेंटिफाइड ये बोट है, ये क्या है, ये है बोट, ये क्या आ रही है, इसकी तरफ आ रही है। इसके बाद में है कि अ स्लाइनोमीटर और इंक्लाइनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ द स्लोप्स, और ये के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे कि आप एंगल मेजर कर सकते हो। एंड द गार्ड यूज द स्लाइनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो क्या करता है कि यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन को मेजर करता है ऑफ द बोट कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, कि यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो है आपके पास में 30 डिग्री। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया कि मेक द लेबल डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, आपको डायग्राम बनाना है। ये जो क्वेश्चन है ये होगा आपके पास में 2 नंबर का, इसमें से 1 नंबर का आपका डायग्राम होगा। तो डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, डायग्राम बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक टावर, ठीक है, ये बना लिया हमने, एक टावर है, ये क्या है, ये लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है, वो है 240 मीटर इसकी हाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा बेस, और बेस को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इसका, ठीक है, ये बेस हमने इसका ड्रॉ कर दिया। और यहां पर क्या है, ये है हमारी बोट, ठीक है, ये क्या है, ये है हमारी बोट है, कोई भी एक पोजीशन है जिसके ऊपर ये बोट है। और यहां से, ठीक है, यहां से इसके ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये ड्रॉ करते हैं। और फिर इधर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर गलती मत कर देना। तो यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ये कितना है, ये है हमारे पास में 30 डिग्री, ठीक है। अब जब ये 30 डिग्री है तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये भी 30 डिग्री होगा। और ये जो डिस्टेंस है हम लोग इनकी मार्किंग कर देते हैं, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी पॉइंट, ठीक है, ये सी पॉइंट हो गया। अब इसमें हमसे जो पूछा गया वो हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये बोल देते कि डिस्टेंस एक्स है क्योंकि ये गिवन नहीं है। हमसे इसमें पूछा गया है कि एंड द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर, कि हमारे जो फुट ऑफ ऑब्जर्वेशन टावर है उससे उसकी डिस्टेंस निकाली। बड़ा ही सिंपल है, इसके अंदर अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आंख बंद करके, मैं बता रहा हूं आंख बंद करके सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा देना, वो लगा देना tan का। tan ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, tan की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारे पास में P बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और इसके नीचे वाली साइड होती है बेस। सिंपल से हमारे पास में परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, वो है यहाँ पर 240, और डिवाइड बाय में हमने जो डिस्टेंस माना है बोट के और लाइट हाउस के बेस के बीच में वो माना है x, ठीक है। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो tan ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा 240 अपॉन में x। तो यहां से हम लोग x जो है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 240√3 मीटर। और एग्जाम के अंदर यूनिट जरूर से लिख करके आना, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा, ठीक है। इसके बाद में आते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसके सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि आफ्टर 10 मिनट्स की 10 मिनट के बाद में क्या होता है कि द गार्ड ऑब्जर्व द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर, कि वो 10 मिनट बाद देखता है कि जो बोट है वो आगे आ रही है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस्ड बाय 240√3 - 1 मीटर, उसका डिस्टेंस रिड्यूस हो गया है। तो अभी देखो उसका डिस्टेंस पहले कितना था d, जो कि हमने अभी निकाला था, वो निकाला था 240√3 मीटर उसका डिस्टेंस था बोट का, जब उसने देखा था कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो था 30 डिग्री। इसके बाद में यहां पर ध्यान से देखो, इसके अंदर कहा गया है कि वो जो डिस्टेंस है कि वो कम हो गया है। तो अब कितना नया डिस्टेंस होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि x ऑफ न्यू की जो अब नया डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ओल्ड डिस्टेंस जो कि 240√3 था, उसमें से अभी इसने कहा है कि इतना डिस्टेंस वो आगे आ चुके हैं, मतलब कि इसमें से कम कर देना है, तो ये कर देंगे 240√3 - 1, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास में 240 मीटर आ गया। x जो न्यू डिस्टेंस है कि अब जो बोट है वो सिर्फ और सिर्फ 240 मीटर दूर है। इसमें बोला गया है कि ही इमीडिएटली रेज्ड द अलार्म एंड व्हाट इज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन, कि नया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो। तो वही हमारे पिछले वाले से हम लोग देख लेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि हमने यहां से ही बोल देंगे कि अब ये 30 डिग्री, इसको थीटा कर दो। तो यहां पर आप लिखेंगे कि tan ऑफ थीटा, क्योंकि आपको वैल्यू पता नहीं है, आप यहां पर लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो कि हमारे लाइट हाउस की हाइट है वो तो कितनी है 240 मीटर, तो ये तो हो गया 240, और डिवाइड बाय में अभी जो उसकी नई डिस्टेंस बची अभी हमने कैलकुलेट किया था वो था 240, तो ये हो गया। और यहां से आ जाएगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 कितने पर होता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के ऊपर, तो इसीलिए थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 45 डिग्री। और फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ।
अब इसके बाद में आता है हमारे पास में एक नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर कहा गया है कि एक 100 मीटर की रेस हो रही है। देखो इतना सही, इसके अंदर ज्यादा बड़ा केस बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि 100 मीटर रेस स्टॉप वॉच वाज यूज्ड टू फाइंड द टाइम दैट इट टुक्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू रन 100 मीटर। कि एक स्टॉप वॉच को यूज में लिया जाता है और देखा जाता है कि जो 100 मीटर की रेस है इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। तो उनके पास में ये डेटा आता है। तो इसके अंदर क्या क्या गिवन है, आपको टाइम दिया हुआ है सेकंड्स के अंदर कि 0 से 20 सेकंड्स के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 आते हैं। फिर 20 से 40 सेकंड के अंदर हमारे पास में 10 स्टूडेंट आते हैं और 40 से 60 के अंदर 13 और इसी तरीके से आपको ये डेटा गिवन है। ठीक है, अब इस डेटा को आपको ध्यान से देखना है और आपको अगला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें कहा गया है कि फाइंड द मतलब कि एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। की जो हमारा जो स्टूडेंट है उनको कितना टाइम लगेगा, मतलब कि मीन टाइम निकालो कि कितना होगा। तो हमारे पास में मीन का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला हम लोग जो लिखते हैं वो हो जाएगा एफ समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई और डिवाइड बाय में होता है समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, और यहां पर आपको इनकी वैल्यूज निकाल। अब हम इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर ध्यान से देखो। सबसे फर्स्ट में हमारे पास में जो गिवन है टाइम और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये आ गया। तो हम लोग इससे निकाल लेंगे क्लास मार्क जो कि हमारा होगा एक्स आई। एक्स आई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 + 20/2 और इसी तरीके से सभी का आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में एक्स आई की वैल्यू। अब आपको निकालना है एक्स आई और एफ आई। यहां पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में। और आपको समेशन के लिए, इसके फॉर्मूला के लिए, मीन के लिए क्या चाहिए, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई और समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में समेशन ऑफ एफ आई जो आएगा वो आएगा 40 और जो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई आएगा वो आएगा 1720। ठीक है, तो आप यहां पर वैल्यूज पुट कीजिए। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास में जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 1720 डिवाइड बाय में यहां पर आ जाएगा 40 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 43, एकदम से करेक्ट। अरे बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें तो कुछ दिमाग भी नहीं लगाना था। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग। कि हमें जो क्यूमुलेटिव CF जो है वो कब निकालने की जरूरत होती है, हम किसके लिए निकालते हैं। तो अगर हमें क्या निकालना होता है, मीडियन। जब हमें मीडियन निकालना होता है जब हम लोग उसको यूज में लेते हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीडियन। इसका एकदम से करेक्ट आंसर होने वाला है। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ध्यान से देखो इसके अंदर क्या कहा गया है। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास। क्या आप है ना, मीडियन क्लास निकालो और उसकी लोअर लिमिट का सम निकालो और जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट का सम निकालो। तो सबसे पहले अगर हमें मॉडल निकालना होता है, मॉडल क्लास अगर हमें निकालनी होती है तो मॉडल क्लास वो होती है जिसका की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होता है, जिसके पास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो है यहां पर 13 है और ये किसके लिए है, ये है 40 से लेकर के 60 के लिए। तो इसकी जो लोअर लिमिट हो जाएगी, इसकी क्या कहा है, लोअर लिमिट। तो इसके लिए जो लोअर लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास में 40। ठीक है, अब ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। अब हमें निकालना होगा मीडियन क्लास की। तो अगर हमें मीडियन निकालना है तो मीडियन के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम लोग ये जो गिवन टेबल है इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 की 8 ही रहेगी। अगली जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी 18 और फिर इसके आगे वाली जो हो जाएगी वो हो जाएगी 18 + 13 जो कि हो जाएगा 31 और 31 और 6 जो कि हो जाएगा 37 और 37 और 3 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहां पे हमें मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला जो कि याद होगा आपको कि वो होता है n/2 और वो n क्या होता है, वो होता है ये लास्ट वाला नंबर। तो यहां पर हम लोग सीधा सा बोलते हैं कि आ जाएगा 40 डिवाइड बाय में 2, तो यहां से आ जाएगा 20। ठीक है, अब ये जो 20 आया ये देखो कि ये कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी है जो कि इसमें लाई करती हो, मतलब कि किसके आसपास ये लाई कर रहा है।
अब देखो ये जो 20 वैल्यू आई है, अब हमें ना इसको देखना होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी वैल्यू 20 से ज्यादा है। मतलब कि 18 है, 18 के जस्ट बाद में जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 31 जो कि 20 से ज्यादा है, तो ये हो गया 31। तो यहां पर जो मीडियन क्लास हो जाएगा वो भी कितना हो गया, वो हो गया 40 से लेकर के 60 तक, और जो इसकी लोअर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 40। तो हम लोग बोलेंगे कि जो 40 और 40 कितना हो जाएगा 80, तो इन दोनों का जो सम है जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो हो जाएगा 80। इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। बाद में आते हैं हमारे पास में एक अगला केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर की हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर स्काई सेल से रिलेटेड है। कि देखो इसके अंदर बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो स्काई सेल आपको दिख रहा है ना ऊपर ये वाला, तो ये क्या होता है कि ये जो काइट है ये मतलब कि एक तरीके से काइट की फॉर्म में होता है जो कि इनको मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये इसके अंदर पूरे के अंदर लिखा हुआ है, और इसमें कहा गया है कि जो हाइट है वो होती है इसकी 100 से लेकर के 300 मीटर तक इसकी हाइट होती है। एंड द सेलिंग काइट इज मेड इन अ सच अ वे दैट इट कैन बी रेज्ड टू द प्रॉपर एलिवेशन एंड ब्रॉट बैक विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोपिक मास्ट, एंड दैट इनेबल्स द काइट टू बी रेज्ड प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, ये समझ गए आप। इसके अंदर ये फॉर्मूला मतलब कि ये है आपके पास में पूरा का पूरा सीन। ठीक है, और फिर इसके बाद में आता है फर्स्ट क्वेश्चन इसका। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इफ द साइन थीटा, जो कि हमसे कहा गया है कि साइन थीटा जो है वो अगर है कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस ऑफ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, एंड वेयर द थीटा एंड 3 थीटा माइनस ऑफ 30 आर द एक्यूट एंगल्स, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। अरे बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो करोगे क्या? ये वाला फॉर्मूला याद है आपको कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू यहां पर होता है कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, तो यही हम लोग करेंगे। ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर जो साइन थीटा है इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो हम लिख देंगे कि कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस ऑफ 30 डिग्री, और आप इसको सॉल्व करेंगे कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा माइनस ऑफ 30। और देखो एक बात बता दूं कि कॉस से कॉस कैंसिल नहीं होता, ये आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी आप इसको बस इतना ही समझो कि कॉस से कॉस उठ गया, तो यहां से आपके पास में जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 30 डिग्री। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल सा था, बस इसके अंदर एक कंसेप्ट था ये कि साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये आ गई थीटा की वैल्यू। अब ये जो थीटा की वैल्यू आई है इससे रिलेटेड है इसका अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ अ काइट सेलिंग इन ऑर्डर टू पुल द शिप एट एन एंगल थीटा, जो कि कैलकुलेट किया था, एंड वर्टिकल जो हाइट है वो गिवन है हमें h इज इक्वल टू जो है वो है 200 मीटर। अब देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या कहा गया है कि ये हमारी काइट मान लो, और ये उसकी वर्टिकल हाइट है, और ये क्या है, ये बोट के साथ में उसकी कनेक्टेड रोप है। ठीक है, ये समझ गए, ये रोप है, और हमसे पूछा गया है कि इसकी लेंथ ऑफ रोप कितनी होगी, और ये काइट से इसके साथ में कनेक्टेड है, और ये थीटा अभी अभी हमने निकाला था कि थीटा की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री। और अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। अब यहां पर आपको ये हाइट तो दी हुई है कि ये है 200 मीटर, तो आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर लगाओगे कि भैया tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 200 डिवाइड बाय में x। भैया x की तो वैल्यू दी हुई नहीं, हम कैसे निकालें? अरे तो थोड़ी बुद्धि लगाओ ना, यहां पर याद करो p b p और h h b को, मतलब जिससे भी आप इसको याद रखते हो इससे को याद करो। यहां पर देखो, यहां पर क्या होता है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होता, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यही करो ना, यहां पर साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू जानते ही हो, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 200 गिवन है, और आपको रोप की वैल्यू निकालनी है जो कि हाइपोटेनियस, जिसको कि हम लोग बोल देते हैं x। तो यहां पर हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ 30 डिग्री की, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 400 मीटर, मतलब कि 400 मीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ गए, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।